हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। और साथ ही आपका लेक्चर 7, है ना, जो भी लेक्चर हो, आई डोंट रिमेंबर। आई वॉज अनएबल टू मेक द वीडियोज ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। हमको भी लगता है कोरोना हो गया था। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मात्र 2 लेक्चर बचे हैं आपके, है ना। पहला जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, है ना, उसके बारे में, है ना। दूसरा जो मैं डिस्कस करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आज मैं यही दोनों डिस्कस करूंगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल ही है मेडिकल पर्पस के लिए, है ना। आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेडिकल वालों के लिए एकदम चांदी चांदी मार्क्स है, क्योंकि 10% पूछा जाता है पूरे केमिस्ट्री का। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है वो, है ना। आप देखिए, तो अगला लेक्चर यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसको मिस मत कीजिएगा। ये तो छोटा सा मैं अभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये बोर्ड में पूछता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, नॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, है ना। तो ये होता क्या है ना, इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ये क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक और प्लस मेटल, है ना। यहां देख लो ध्यान से, ऑर्गेनिक और प्लस मेटल, ऑर्गेनिक और प्लस मेटल, है ना, ऑर्गेनिक प्लस मेटल। तो बड़ा सिंपल सा है। ऑर्गेनिक का मतलब ये मत समझना कि सारे नॉन मेटल्स को मैं ले रहा हूं, सिर्फ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब ये होता है कार्बन, है ना। और इससे इंटरेक्शन से रिलेटेड हर चीज, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन कार्बन इंपॉर्टेंट, है ना। और मेटल, कोई भी मेटल, जैसे एम ले लिया मैंने, अब ये मेटल कुछ भी हो सकता है ना। आप सोडियम ले सकते हो, आप मैग्नीशियम ले सकते हो, आप एल्युमिनियम ले सकते हो, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, रुबिडियम ले सकते हो, सीजियम ले सकते हो, ये सारे मेटल्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आओगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो क्या बोलेंगे भाई, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन। अब ये बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आगे। सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, है ना, कार्बन एंड मेटल, है ना। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक नॉन मेटल या मेटल के बीच में, लेकिन कार्बन रहना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हर उस ऐसे कंपाउंड को बोल सकते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देते हैं आगे हम। वो क्या है कि अब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कितने तरह का होता है ना, कितने तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो आप देख रहे हो बाबू, ये 3 तरह का होता है। पहला एक होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, और तीसरा जो होता है वो होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, है ना। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। ये तो पता चल ही गया होगा कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है। तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। आपको सब मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में। सिग्मा बॉन्डिंग बनता कैसे है, तो ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इट फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, तो याद कीजिए जाके केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स उठाइए, पढ़िए उसको, है ना। चलिए दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है ना, वीक बॉन्ड होता है कंपेयर टू द दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और इट फॉर्म्स ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पैरेलली ओवरलैपिंग होता है, इसलिए ना ये कुछ इस तरह का पाई बॉन्ड बनाता है। और मैंने आपको बताया भी था कैसे पाई बॉन्ड वीक होता है, क्यों वीक होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं
कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो समझ में आ गया, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सब समझ में आता है आपको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर देख लूं मैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको दिया C2H4, है ना। अब C2H4 दिया तो ये क्या हो गया, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, एकदम सिंपल सा 10th क्लास के एग्जाम्पल से। चलिए, इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक पाई होता है, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है ना। उस तरह से अगर मैं मान लूं C2H2 ले लूं, है ना। अब C2H2 ले लिया तो बताओ क्या होगा, इस तरह का कुछ। इसमें ये सिग्मा, एक सिग्मा, ये पाई और ये पाई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुमको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा, इसमें एक सिग्मा है दो पाई है, तो हमेशा एक ही सिग्मा हो सकता है, 3 बॉन्ड रहे 2 बॉन्ड रहे, सिग्मा एक ही होगा, बाद बाकी जो बचा वो क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो ये था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, और वो क्या है उसको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट है बाबू आपका, वो है अगला जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, जैसे सिग्मा बॉन्डेड, वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इसको देखते हैं पहले। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए, है ना। इसका मतलब हुआ देयर मस्ट बी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, है ना। कार्बन मेटल तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बीच में क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बाबू, वो होता है CH3 MgCl होता है ना, यही ना होता है CH3 MgCl। अब बताओ, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका। अब बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो इसको तोड़िएगा तो देखिए कैसे होगा। देखो 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस, देख रहे हो, यहां कार्बन और मैग्नीशियम बीच में कनेक्शन है, और यहां पे जो कनेक्शन है वो सिग्मा बॉन्डेड है। क्या है ये, सिग्मा बॉन्डेड है। तो ये एग्जांपल है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, अगला बहुत सारा एग्जांपल है आपके पास, बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो फ्रैंकलिन रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, कोई फ्रैंकलिन रिएजेंट ले लो। जैसे मान लो मैंने ले लिया आपको CH3ZnCl, ये फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है। मिथाइल जिंक क्लोराइड, ये आपका फ्रैंकलिन रिएजेंट है ना। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये एग्जांपल है आपका। अब बताओ इसमें क्या होगा, जैसे देखो CH3 माइनस, जिंक है यहाँ पे तो जिंक प्लस प्लस कर लो, और Cl माइनस, देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड है ना। और इसी कारण से ये क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है टेल, आप पढ़े होंगे टेल के बारे में, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, ये है टेल। तो टेट्राइथाइल लेड क्या है भाई, तो टेट्राइथाइल लेड जो होता है वो होता है C2H4 का होल 4Pb, टेट्राइथाइल लेड। अब देखो टेट्रा इथाइल लेड, है ना, तो ये भी जो होता है ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, आपको पता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पीछे में, है ना। फॉर फ्यूल, ये माइलेज बढ़ा देता है गाड़ी का, है ना। तो देख रहे हो इसमें भी कनेक्शन है सिग्मा बॉन्ड, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट कनेक्शन ना रहे तब दिक्कत है। जैसे बहुत बार लोग मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं, वो जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत बार मैंने बोला ऐसे कुछ, अब मैंने ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, हम बोलेंगे ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है, नहीं है भाई, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन का किसी मेटल के साथ कनेक्शन है, ठीक है ना, नो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, नो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा कार्बन से कनेक्शन होना ही चाहिए, अगर कार्बन से कनेक्शन नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे CH3 माइनस Li प्लस, अब है कि नहीं है तो तुरंत बता दो, हाँ है, कार्बन का कनेक्शन डायरेक्ट, तो ये सिग्मा बॉन्डेड है ना। तो कार्बन का कनेक्शन होना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे सर इधर तो हाइड्रोजन ऐसा नहीं है बाबू, ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे होगा,
है ना। और ये जो Li+ का कनेक्शन है वो किसके साथ है, कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज का, नॉन मेटल से हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है, कार्बन से लेना देना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगला है नन या सॉरी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसको देखते हैं। तो अगला है हम लोग का वो है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब बताओ ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो इसको कैसे करोगे भाई, है ना। तो पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड रहना चाहिए उसमें, है ना। अब इसमें नहीं था पाई बॉन्ड, देखो कहीं नहीं है पाई बॉन्ड, लेकिन इसमें होना चाहिए, देयर मस्ट बी। अब ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड नहीं रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन अगर एक भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो पाई बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है। देयर मस्ट बी पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, तो उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डेड बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, है ना। जैसे एग्जांपल्स इसके देखिए, और आसान आसान सा एग्जांपल्स है इसका, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी। जैसे पहला है फेरोसिन, है ना, फेरोसिन। तो देख लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट, ये फेरोसिन। फेरोसिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होता है, यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना। ये एक सैंडविच कॉम्प्लेक्स, सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। अब ये सैंडविच क्यों होता है, सैंडविच खाया हो ना, बर्गर बर्गर खाया हो ना, बेवकूफ कहीं का। देखो सैंडविच कॉम्प्लेक्स, तो सैंडविच कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऊपर से ब्रेड, नीचे से ब्रेड, और बीच में आलू। हाँ बिहार के लोग आलू ही बीच में लगा देते हैं ना, तो सैंडविच बन जाता है उनका ना। तो सैंडविच कॉम्प्लेक्स में ऊपर से ब्रेड, नीचे से ब्रेड, और बीच में कुछ भी डालना है आप डाल सकते हो, जैसे बहुत लोग पनीर डाल के खाते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, प्याज ही डाल के खुश रहते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, तो सैंडविच कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली ऊपर से ब्रेड रहता है ना, नीचे से ब्रेड रहता है ना, और बीच में क्या रहता है, कुछ भी, जैसे मान लो है ना। तो अब मान लो ये मटेरियल है कुछ बीच में, है ना, और ऊपर से, तो ऐसे ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं। ऐसा कोई भी चीज अगर आ जाता है तो उसको सैंडविच बोलते हैं। तो बर्गर भी एक सैंडविच का एग्जांपल ही है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसका। ये आपका फेरोसिन है क्या, तो बेसिकली फेरोसिन कुछ नहीं है, ये ऐसा है C5H5 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स। चलिए देखिए ये कॉम्प्लेक्स, अब मैं बड़ा सा इसे लिखा देता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स में है क्या, देखो इसका बनाता हूँ मैं इधर फिगर। C5H5 को तो आसानी से देख सकते हो तुम, है ना। ये N5 का मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है कि भाई इसमें कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये C5H5 का मतलब क्या हुआ, है ना, ऐसा C5H5, ये कनेक्टेड है Fe++ से। फिर यहां पे मैं बना देता हूं थोड़ा सा, अब देखो यही सैंडविच कॉम्प्लेक्स है, ऊपर एक ब्रेड, नीचे भी सेम ब्रेड, और बीच में Fe+, सैंडविच नहीं है, ये भी एक सैंडविच कॉम्प्लेक्स। चलो तो सिंपल सा है बड़ा। अब ये एरोमेटिक है, अब कैसे, बहुत लोग सोचेंगे कैसे सर कैसे, तो देखो ये पाई बॉन्ड होगा ना, तभी तो गोला लगा वहां पे, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसलिए इसको घेर के दिखाते हैं, है ना। ये पाई बॉन्ड है, ये एरोमेटिक है। एक्चुअल में इसको देखोगे तो कुछ ऐसा है, एक्चुअल में इसको देखोगे तो कुछ ऐसा है, इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे ये माइनस है ना। तो ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड को अंदर भेज देता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एरोमेटिक दिखाता है। एरोमेटिक किसको बोलते हैं पहचानना, ये तो मैंने आपको सिखाया है ना। चलिए अब बात करते हैं अलग, ठीक है ना, दूसरा, जैसे डाइक्रोमियम बेंजीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, डाइक्रोमियम बेंजीन, है ना, डाइक्रोमियम बेंजीन, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। डाइक्रोमियम बेंजीन जो होता है वो ऐसा होता है कुछ, ये डाइक्रोमियम बेंजीन, है ना। ये नंबर ऑफ कार्बन को दिखा रहा है, देखो ऊपर नंबर ऑफ कार्बन 6 कार्बन, बना लो स्ट्रक्चर 6 कार्बन का भाई। ये भी पाई बॉन्ड है पूरा एरोमेटिक, देखो
ठीक है। अब बताओ ऊपी सैंडविच कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल सैंडविच कॉम्प्लेक्स है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपका क्या है, सैंडविच कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, आगे देखते हैं। एक और कंपाउंड है जैद साल्ट, पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। जैद साल्ट का फॉर्मूला बताओ, है ना, तो याद कीजिएगा। ये सब तो मेडिकल के लिए हो गया, लेकिन एक बोर्ड वाला भी देख लीजिए, जैद साल्ट। आप बोर्ड से हो, मेडिकल से हो, जेई से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं लास्ट तक इतना जरूर पढ़ा देता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना, एकदम, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो जैद साल्ट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, के पीटी प्लैटिनम 2 C2H4 का होल ट्वाइस, यही होता है शायद, चलिए ये होता है, ये है आपका, ठीक है, PTCl3 सॉरी, है ना। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे, आप पहले ही पढ़ चुके हो, इसमें इसमें पाई डोनर लिगैंड है ना, याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, है ना, जब मैं लिगैंड पढ़ा रहा था आपको बताया था। तो ये K प्लस है भाई, चलो ये PT एक Cl दे रहा है यहाँ से, एक Cl यहाँ से दे रहा है, एक Cl यहाँ से डोनेट कर रहा है, और मैंने बताया था ये पाई बॉन्डेड लिगैंड, देखो ये यहाँ से दे रहा है। तो देखो क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि स्क्वायर प्लैनेट है, प्लैटिनम हमेशा स्क्वायर प्लैनेट बनाता है, और ये जैद साल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड, कार्बन पाई बॉन्ड और मेटल, है ना, कनेक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला जो बात है, वो जो बात है उसको ध्यान से देखिए, कैसे देखिएगा, तो बहुत सिंपल है ना। क्या था, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, चलिए देख लेते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड दोनों है, सिग्मा भी है पाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, देयर मस्ट बी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑल मेटल कार्बोनाइल्स आर बेस्ट एग्जांपल्स। कैसे भाई, कैसे, क्योंकि इसमें बैक डोनेशन बॉन्ड होता है, सिनर्जिक बॉन्ड होता है, आप पढ़े थे ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लिया, चलो अपने मन से ले लिया, FeCO5 ये ले लिया, बहुत सारा है, NiCO4 ये सब है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स आपको पता होगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे मेटल होता है और ये आपका, है ना, तो आप पढ़े थे कि ये बॉन्ड तो होता ही है दोनों के बीच में, है ना, कार्बन इसको देता है, लेकिन ये जो देता है तो इसके बदले ये भी तो पीछे से देता है ना। तो इसके कारण से क्या हो गया, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है ना, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉब्लम समझ में आया, हाँ, तो बड़ा आसान है ये, तो आप मेटल कार्बोनाइल्स पे मास्टरी कर लियो, है ना। पूरा जो आप देखते हो सिडविक थ्योरी, वो तो मेटल कार्बोनाइल्स का ही है ना। तो चलिए, आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, CBSE स्टेबलाइजेशन एनर्जी सब निकाल के बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं, और वो बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे। ये खत्म हो गया, आसान था, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो पहला तो तरीका बहुत आसान है ना, पहला जो तरीका है इट इज वेरी इजी, है ना। अब वो पहला तरीका है क्या, तो पहला तरीका बड़ा सिंपल सा, और वो पहला तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर वाला तरीका, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, पहला तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया तुमको पहला, कि तुम्हारे पास है एक K4FeCN6 और दूसरा है K3FeCN6। अब बताओ भाई स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। तो आपको पता है, अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। चलो, आपको पता है कि सेंट्रल मेटल जो होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड,
लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्या होता है? एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर होता है। एक्सेप्टर ऑफ क्या होता है? लोन पेयर। जिसके पास बहुत ज्यादा लोन पेयर आएगा वो क्या होगा? लेविस एसिड कहलाता है ना। और इतना तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, कि एसिडिक जो होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड बेसिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो अब बताइए कैसे निकालिएगा इसका भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितना ज्यादा एसिडिक रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसे निकालोगे तुम? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट रहे, जैसे इसमें देखो +2, इसमें +3, डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, तो आराम से बता सकते हैं अच्छा ऐसा बात है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। भाई स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे तो ये 3 वाला का ज्यादा हो जाएगा 2 वाला से, मतलब 2 का ज्यादा होगा 1 से, है ना। तो 2 का ज्यादा होगा 1 से। ये हो गया आपका काम तमाम। बड़ा आसान सा आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला बेहुदा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, और अनपढ़ तो सोचना भी मत, ठीक है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा और ट्विस्ट क्या करेगा क्वेश्चन में। चलो दूसरा ऐसे क्वेश्चन कर दिया। जैसे मान लो तुम पहला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा, पहला ये दिया हुआ है कंपाउंड और दूसरा ये दिया हुआ है कंपाउंड, और तुमसे पूछ दिया नहीं ये तो बहुत आसान था, तुम मेरे को थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। चलो ये दे दिया जैसे क्रोमियम NH3 का होल 6 और Cl3, और यहाँ पे दे दिया कोबाल्ट NH3 का होल 6 और Cl3। अब बताओ बाबू मुशाए, चलिए तो इसमें देखोगे तुम तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा? तो हमको स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर से थोड़ी मतलब था, स्टेबिलिटी तो एसिडिक प्रॉपर्टी से है ना। हम तो जानते हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स तब ज्यादा होगा जब वो जितना ज्यादा एसिडिक हो, है ना। ऑक्सीजन नंबर से कुछ लेना देना नहीं था भाई, ऑक्सीजन नंबर अलग था तो जल्दी से बोल दिए, ऑक्सीजन नंबर सेम है तो फिर हम एसिडिक की तरफ जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में पीटी में जाओगे, ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई नीचे की तरफ रेडियस आयनिक और बेसिक बढ़ता है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ क्या बढ़ेगा? रेडियस के उल्टा क्या होता है? En, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आयनिक का उल्टा कोवैलेंट, है ना, और बेसिक का उल्टा एसिडिक, ये बढ़ेगा। इधर मैंने बताया था कि अगर इधर की तरफ आओगे तो रेडियस आयनिक और बेसिक बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये भी बताया होगा कि अगर उधर की तरफ जाओगे तो En कोवैलेंट और एसिडिक बढ़ेगा। सब बता रखा है, पीरियोडिक टेबल एकदम सिंपल सा। मैंने बोला है 4 चैप्टर अगर पढ़ लिए तुम मेरे से, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, तो मैं सारा फेनोमेनन उसी पे बेस्ट सारा समझा दूंगा मैं, सारा चीज, है ना, कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि वही मैं पढ़ाता हूँ 2 महीने 2 महीने ऐसे करके, तो वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने वेस्ट जाता है आपका, है ना। पढ़ने के लिए तो सिलेबस खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन सिलेबस खत्म करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट। और हाँ, दूसरे का पता नहीं, आप केमिस्ट्री पे वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, आपको समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस है रोहलवा में, है ना। चलो नेक्स्ट, तीसरा। अब देखो क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है कि हो गया। अब ये क्वेश्चन तुम, अच्छा ये क्वेश्चन तो बनाए नहीं हम, चलिए देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चलो देखो, अब तुम्हारे पास क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो निकाल लेते भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, उसके बाद फेरस, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ऐसे करके होते जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्रोमियम है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कोबाल्ट है, ये Cr3+ है, ये भी कोबाल्ट 3+ है। बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो इधर की तरफ जानते हो, देखो इधर की तरफ रेडियस आयनिक और बेसिक बढ़ता है बाबू, तो उधर की तरफ क्या बढ़ेगा बाबू? En, फिर कोवैलेंट, फिर एसिडिक। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो एसिडिक। एसिडिक कहने का मतलब स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा स्टेबल। तो कौन ज्यादा? मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, तो अब क्या कीजिएगा बताइए। जैसे क्वेश्चन दे दिया इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, NiF4, है ना, 2- पहला, दूसरा NiCl4 2-, तीसरा ये हो जाएगा NiBr4
2 माइनस, चौथा NiI4 2 माइनस। अब क्या कीजिएगा ऐसे केस में, क्या कीजिएगा बताइए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं आप, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा सबका +2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम और मेटल भी सेम, मतलब पीटी वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इस केस में क्या कीजिएगा, तो आपको पता है लिगैंड तो चेंज हो रहा है ना, सारे का लिगैंड चेंज हो रहा है, देखिए सारा का लिगैंड चेंज हो रहा है। और लिगैंड क्या होता है, लेविस बेस होता है। तो ऑब्वियस ही बात है जो स्टेबिलिटी होगा वो किधर की तरफ भागेगा, बेसिक की तरफ भागेगा, है ना, मतलब बेसिसिटी ऑफ लिगैंड की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब अब बताओ, यहां पे FClBrI आ रहा है तो आपको तो पता है HF, HI, HBr और सॉरी HI, इसमें हाइड्रा एसिड है तो नीचे की तरफ एसिडिक होता है ना, नीचे की तरफ एसिडिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ एसिडिक होता है, तो ध्यान रखिए जो बेसिक होगा उधर किधर की तरफ होगा बाबू, ऊपर की तरफ होगा, है ना। बेसिक किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो कि अगर HI है वो टूटेगा, लेकिन हमको तो HI HF से मतलब नहीं ना, हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का चाहिए, है ना। तो HI जब टूटेगा तो H प्लस और I माइनस देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में याद कीजिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। तो वीक कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कंजुगेट बेस है ये बेसिक कम है, I माइनस बेसिक कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, F माइनस होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है F माइनस सबसे ज्यादा होगा, तो F माइनस सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा भाई, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा 1 2 3 एंड 4। चलिए बड़ा आसान सा है ना, बहुत आसान सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे देखते हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फोर्थ जैसे क्वेश्चन कर दिया 1 2 3 4 ऐसे करके कर दिया, देखो, और बोल दिया यहाँ पे कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, कोबाल्ट NH3 का होल 4 En Cl3, कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस En ट्वाइस Cl3, कोबाल्ट NH3 अब होएगा ही नहीं है, अब En का होल थ्राइस और Cl3, जैसे मान लो ऐसा कर दे दिया। अब इसमें क्या है, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है और सारा मेटल्स भी सेम है, और लिगैंड्स में भी ऐसा है कि बेसिक नहीं बता सकते तुम, हाँ कौन बेसिक है बताओगे, नहीं पता चलेगा, है ना। तो क्या करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना तब स्टेबिलिटी जो होता है, किलेटिंग लिगेंड है यहाँ पे, जब तुम नहीं बता सकते इसका मतलब किलेटिंग लिगेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलेटिंग लिगेंड, है ना, किलेटिंग लिगेंड। तो इतना तो पता है इसमें किलेटिंग लिगेंड कितना है, 3 है, En कितना है इसमें, 2 है, 1 है, इसमें 0 है, कौन ज्यादा स्टेबिलिटी होगा बताओ, 4 3 2 1। चलिए भाई ये हो गया काम आपका, है ना, ये काम हो गया। तो आपको पता चल गया किलेटिंग लिगेंड पे भी डिपेंड करता है लिगेंड में। तो ये दो कॉन्सेप्ट लिगेंड्स का था, ठीक है। एक तो बेसिक से पता कर सकते हो, दूसरा किलेटिंग लिगेंड से पता कर सकते हो, जितना ज्यादा किलेटिंग लिगेंड वो उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा है क्वेश्चन, देखिए जैसे मान लो तुम्हारे पास है Cu NH3 का होल 4 और ये प्लस प्लस है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। तो ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा पक्का Cu प्लस प्लस और 4NH3 ज्वाइन हुआ होगा और तब ये बना होगा Cu NH3 का होल 4 और प्लस प्लस, ऐसा ही ना हुआ होगा रिएक्शन, बिल्कुल ऐसा रिएक्शन हुआ होगा। तो इसका तुम लोग हमको बता सकते हो, तुम मेरे को इसका K बता सकते हो, K तो पता चल गया ना, रेट कांस्टेंट। तो K तुमको पता है, क्या होगा इसका K, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नीचे NH3 4 मोल है तो पावर 4 और ये Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले, और स्टेबिलिटी जो होता है ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, जितना ज्यादा K रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे पूछ दिया आपसे कि बताइए एक
कंपाउंड दिया हुआ है, दूसरा कंपाउंड, जैसे बोल देगा कि ये है K3FeCN6, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर से बता ही सकते थे, लेकिन दूसरा अगर डाटा दे दे तो कैसे बताओगे, और यह है K4FeCN6, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर से तो पता ही है, लेकिन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देके ऐसे K दिया हुआ है, इसका 2 और इसका K का वैल्यू दिया हुआ है 4, अब बताओ, सॉरी इसका 2 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है, तो अब बताओ, अब नहीं तुमको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना था, तो K का वैल्यू से तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको पता है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, K होता है। तो स्टेबिलिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है तो ऑब्वियस ही बात है बाबू, क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो हो जाएगी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगा 1 का ज़्यादा हो जाएगा 2 से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, रेट कांस्टेंट जिसका ज़्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है ना, छोड़िए क्वेश्चन नहीं देखे, इसको नोट में देख लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा नोट है। जैसे बहुत बार पूछ देता है कॉम्प्लेक्स में ही BOH का होल 4, है ना, BOH का होल 4 माइनस, ऐसा, है ना, और तुम्हारे पास ये पहला कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है ऐसे करके कुछ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से, ये ऐसा है, पूछा है दोनों में कौन स्टेबल है, तो देखने वाले तो फट से बता देगा ना, किलैटिंग लिगैंड भाई इधर इधर किलैट कर रहा है, देखने वाला तो फट से बता देगा स्टेबिलिटी जो है वो किसका ज़्यादा है, 2 का ज़्यादा है 1 से। क्यों, क्योंकि इसमें किलैटिंग हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, किलैटिंग है ना, बांध रहा है, देख रहे हो, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बना कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है आपको, है ना, और ये ज़्यादा स्टेबल है ना, अब स्टेबल ज़्यादा है इसका मतलब ये फास्ट बन रहा होगा, है ना, ध्यान रखिए, इसका फॉर्मेशन फास्ट हो रहा होगा, इसका फॉर्मेशन फास्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इसका क्या हो रहा होगा, स्लो फॉर्मेशन हो रहा होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको पता है जो ज़्यादा स्टेबल है उसका फॉर्मेशन फास्ट होगा, फास्ट फॉर्मेशन इज स्लो फॉर्मेशन, ऐसा क्यों होता है ना, रीज़न क्या है। तो चलिए इसका रीज़न जानने के लिए हम लोग चलते हैं H3BO3 पे। ये है आपका छोटा सा बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड, इसका यूज़ क्या है, इस यूज़ क्या है, तो बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड जो होता है वो एक प्रोटिक एसिड होता है, ठीक है ना, डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब भाई एसिड है तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, H+ आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करता है, और नहीं करता है इसलिए क्या होता है भाई, देखो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा आता है, ऐसा, है ना, मतलब अगर ध्यान से देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो अगर ध्यान से देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डिफिशियंट है, क्या है ये, डिफिशियंट है, लेविस एसिड तो है लेकिन आर्हेनियस एसिड नहीं है, है ना, आर्हेनियस एसिड नहीं है, अंतर क्या है दोनों में, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, आर्हेनियस एसिड नहीं है, तो अगर आर्हेनियस एसिड नहीं है तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है इससे, देख लीजिए H3BO3 है और वाटर में इसको डाल दिया और चेक कर रहे हैं कि H+ प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो ये फट से क्या करता है, ये फट से क्या करता है, ये आसानी से एकदम ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, एक भी H+ प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, ये एकदम जैसा का तैसा, इसको हम BOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, देखो कोई अंतर नहीं है, है ना, और ये टूटता है, और ये टूट के वाटर टूटता है, H+ और OH- देता है, एक OH- के पास चला जाता है, और यही जो है क्या होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसको ए प्रोटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है जो H+ आया है वो इससे नहीं आया है, कहाँ से आया है, वाटर ऐसा है, वाटर मॉलिक्यूल से आया है, ठीक है ना, और जब ये मिल जाता है तो यही बनता है BOH का होल 4 माइनस, है ना, ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए हम लोग ग्लाइकोल यूज करते हैं, क्या करते हैं, ग्लाइकोल यूज करते हैं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्या है ये, स्लो है ना, इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो फास्ट करने के लिए ग्लाइकोल यूज करते हैं हम लोग, कैसे, तो देखिए ये H3BO3 है आपका, ये वाटर है, यहाँ पे ग्लाइकोल डाल देते हैं, आप कोई भी ग्लाइकोल डाल दिया है ना, ग्लाइकोल डाल देते हैं, अब ये ग्लाइकोल क्या करता है, ये फट से H+ दे देगा तुरंत, और ये ग्लाइकोल इसके साथ जाके तुरंत बना देगा ऐसा कुछ, है ना, और क्यों बनाता है ये तो आपको पता है, क्योंकि ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है,
इसीलिए हम लोग को जब भी बोरिक एसिड का चेक करना होता है तो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्लाइकोल यूज करते हैं। बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है कि ग्लाइकोल, अगर बोरिक एसिड का चेक करना है तो ग्लाइकोल से क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा, तो फास्ट होगा। ग्लाइकोल रिएक्शन को फास्ट करता है, क्यों, क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। स्टेबल क्यों है, तो एक किलेटिंग है ना, इसीलिए स्टेबल है। चलिए, तो ये भी एक जनरल सा बात था जो आपको बताना था मेरे को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है ना। एक नोट है, ये भी एक नोट ही एक तरह से समझिए कि ऑल अमोनिया है ना कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर, है ना, ऑल अमोनिया कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर क्या होते हैं, जितने भी अमोनिया कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। क्यों, रीजन क्या है, ठीक है ना, क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज, इसलिए एसिडिक मीडियम में अगर कोई पूछे अमोनिया, अमोनिया कोई भी, जैसे कोई भी कंपाउंड ले जिसमें अमोनिया हो, जैसे मैंने ले लिया CrNH3 का होल 6Cl3 है ना, और मैंने ले लिया CONH3 का होल 4 है ना, SO4, मैंने कुछ भी ले लिया जिसमें अमोनिया हो, इसको अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यही अर्जसन रीजन में एक बार पूछा था क्यों ऐसा क्यों होता है ना, तो इसको देखिए। वैसे अर्जसन रीजन तो पूछता नहीं है अब, लेकिन ध्यान रखिएगा अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा, अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये अमोनिया है आपका, है ना, और अमोनिया जैसे ही H+ से रिएक्ट करेगा, H+ कहां से आया भाई, फ्रॉम एसिड, कहां से आया, फ्रॉम एसिड, एसिड से आया H+, जैसे ही रिएक्ट करेगा ये तुरंत बना देगा NH4+, ये अमोनियम आयन। अब जब अमोनियम आयन बना दिया तो ये तो लिगैंड है ही नहीं, नो एनी लिगैंड, मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुम इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे वो लिगैंड रहेगा ही नहीं। तो बताओ, मेटल लिगैंड दोनों रहता है तभी ना कॉम्प्लेक्स बनता है, अब लिगैंड है ही नहीं तो क्या होगा, मेटल अलग अलग टूट जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर जिसमें मैंने